गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सुबह के 11 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं टीएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती चौबे। तो चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। दमोह जिले के पटेरा से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने प्रशासन की लाचारी, राजनीतिक संरक्षण और सिस्टम की षड्यंत्र को एक बार फिर उजागर कर दिया है। मामला है अवैध खनन का और आरोप है सीधे विधायक प्रतिनिधि भरत पटेल पर। दरअसल गुरुवार की रात करीब 8 बजे भगवती मानव कल्याण संगठन के कार्यकर्ताओं ने पटेरा क्षेत्र में खुलेआम चल रहे अवैध खनन को रंगे हाथों पकड़ा। मौके पर एक जेसीबी मशीन और कई डंपर सक्रिय थे। कार्यकर्ताओं ने तत्काल जिले के वरिष्ठ अधिकारियों, स्थानीय पुलिस और प्रशासन को इस अवैध गतिविधि की सूचना दी, लेकिन अफसोस न पटेरा पुलिस पहुंची, न तहसीलदार पहुंचे, न खनिज विभाग का कोई अफसर मौके पर पहुंचा। आखिर वजह क्या थी? सूत्रों के अनुसार यह खनन हटा विधायक उमा देवी खटीक के विधायक प्रतिनिधि भरत पटेल और उनके साथियों द्वारा कराया जा रहा था। इसी राजनीतिक दबाव की वजह से प्रशासन पूरी तरह से मूक दर्शक बना रहा। घटना स्थल पटेरा तहसील रोड के पास क्या हो रहा था? अवैध खनन, सबूत मौके पर जेसीबी और डंपर, जिम्मेदार विधायक प्रतिनिधि भरत पटेल। स्थिति प्रशासन लापता, जनता नाराज। अब जनता पूछ रही है, पटेरा पुलिस किस दबाव में है? क्या नेताओं के नाम से डरती है पुलिस? क्या प्रशासन को चुप रहने का आदेश मिला है? जब एक संगठन जान जोखिम में डालकर अवैध कार्य को रोक रहा है, मीडिया सच्चाई दिखा रहा है, तो प्रशासन क्यों खामोश है? अब जनता और संगठन की सीधी मांग है, विधायक प्रतिनिधि भरत पटेल पर तत्काल एफआईआर दर्ज हो, मौके पर मौजूद जेसीबी और डंपर को सीज किया जाए, सूचना के बावजूद न पहुंचने वाले अधिकारियों पर विभागीय जांच हो, प्रशासन जवाब दे आप मौके पर क्यों नहीं पहुंचे। अब सवाल सिर्फ खनन का नहीं बल्कि सिस्टम की नीयत का है। अगर नेता लूट रहे हैं और पुलिस मौन है, तो क्या अब जनता को ही व्यवस्था संभालनी पड़ेगी? देखते रहिए ईटीएन न्यूज, क्योंकि ये है जनता की आवाज। जी बताएं, क्या है मामला? देखिए, आज पटेरा में जी एक अवैध उत्खनन हो रहा है जी, जहाँ पर पहाड़ियों पर हरे भरे वृक्ष लगना चाहिए, पेड़ पौधा लगना चाहिए, उन पहाड़ियों को मिटाया जा रहा है। हरे भरे वृक्ष भी ये गिर रहे हैं। अवैध उत्खनन यहाँ पर हो रहा है। 2 घंटे हो गए हैं, न शासन, प्रशासन, खनिज विभाग, न तहसीलदार कोई मौके पर नहीं आया है। सब कुछ सूचना भी दे चुके हैं, लेकिन यहाँ पर कोई नहीं आया अभी तक। यह शासन प्रशासन को सोचना चाहिए, जो मोटी मोटी रकमें लेकर के अपने आप इस दफ्तरों में बैठे हैं। और पेश है भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ई रिक्शा पर वैन लगाने को लेकर नया बवाल खड़ा हो गया है। बता दें कि भोपाल कलेक्टर के आदेश के मुताबिक अब ई रिक्शा को कुछ तयशुदा रूट पर ही चलने की इजाजत होगी, जिससे गरीब रिक्शा चालकों और यात्रियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। तो आइए जानते हैं पूरा मामला। आपको बता दें, इस फैसले का विरोध आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों ने मिलकर किया है। आप नेता रमाकांत पटेल ने इस फैसले को गरीब विरोधी बताते हुए कहा कि बीजेपी को गरीबों की परेशानियों से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, अगर भोपाल की सड़कें असुरक्षित हैं, तो क्या ई रिक्शा इसका कारण है या खुद सड़कों की हालत? गड्ढों में धंसती बसें, पलटते ऑटो और गिरते लोग, क्या ये ई रिक्शा की वजह से हो रहा है? बीजेपी की गरीब विरोधी मानसिकता फिर से सामने आ गई है। ई रिक्शा संचालक गरीब व्यक्ति होता है, कोई धन्ना सेठ नहीं होता है, कोई बहुत बड़े पैसे वाले नहीं होते हैं। ई रिक्शा में बैठने वाले लोग, उनकी खुद की कार वगैरह नहीं होती है, तब वो ई रिक्शा में सफर करते हैं, अपने परिवार के साथ कहीं जाते आते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि बीजेपी की ये गरीब विरोधी मानसिकता, चाहे वो 12,000 ई रिक्शा चालकों को बेरोजगार करने की बात हो, उन्होंने कर्जा लेकर के ई रिक्शा लिया और अपना परिवार का पेट पाल रहे थे, कर्जा भी चुका रहे थे, उनके पेट पे लात मारने का काम बीजेपी ने किया है। दूसरा, कलेक्टर साहब को कहना चाहता हूं, आपका यह आदेश कि ई रिक्शा असुरक्षित है, ये बेवकूफी भरा आदेश है। अगर आप जमीन पे निकलेंगे तो देखेंगे कि भोपाल की गड्ढे वाली सड़कें असुरक्षित है, जिस पे रोज बाइक वाले गिरते हैं, पैदल लोग गिरते हैं, बसें धंस जाती हैं आपकी सड़कों पे, ऑटो पलट जाते हैं आपकी सड़कों पे। वो सड़कें असुरक्षित हैं, ई रिक्शा तो सुरक्षित है।
वहीं कांग्रेस नेता दीपक गुप्ता ने भी कलेक्टर के इस आदेश को नाजायज बताया और साफ कहा कि यदि ई रिक्शा चालकों पर दबाव या चालानी कार्रवाई की गई तो कांग्रेस सड़कों पर उतरकर विरोध करेगी। बैटरी चलित ऑटो चालक रिक्शा वालों के ऊपर जो सरकार ने चालानी कार्रवाई का निर्णय लिया है वो बहुत ही गलत है। मैं सरकार से अपील करना चाहता हूं कि ये छोटे व्यवसायी हैं, अपना घर परिवार चलाने के लिए, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए सस्ती दरों पे जो बैटरी चलित रिक्शा मिलता है उसको लोन पर लेकर ये लोग ऑटो चलाते हैं। और इनका ठीक है, आपने जो रूट तय किया है उस रूट पे ये गाड़ी चलाएं और जिससे ये अपना घर परिवार का पालन पोषण कर सके। आप इनकी चालानी कार्रवाई का जो नियम लाए उसको निरस्त करिए और हम नहीं तो पूरे कांग्रेस जन इसका विरोध करते हैं। हम बिल्कुल नहीं चाहते कि इनके ऊपर किसी भी प्रकार की चालानी कार्रवाई की जाए या किसी भी प्रकार को इनको परेशान किया जाए। हाँ, आपका बताया हुआ जो रूट है उस पे ये चलेंगे, उस पे ये चलने को तैयार है, तो आप इनके ऊपर किसी भी प्रकार की चालानी कार्रवाई न की जाए। अब देखना ये होगा कि क्या प्रशासन इस फैसले पर दोबारा विचार करेगी या फिर गरीब रिक्शा चालकों के लिए आने वाले दिन और भी मुश्किल भरे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं दमोह जिले के उन असली कर्मवीरों की जिनकी मेहनत से स्कूलों में बच्चे स्वच्छ वातावरण में पढ़ते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी खुद संघर्षों की धूल में सनी हुई है। मध्य प्रदेश के शिक्षा विभाग के अंतर्गत वर्षों से कार्यरत अंशकालिक सफाई कर्मचारी आज भी अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इनका मानदेय सुनकर आपको भी हैरानी होगी। साल 2009 में 500 रुपए से शुरू हुआ सफाई कर्मियों का मानदेय साल 2024 तक मात्र 3000 रुपए तक पहुंचा है, जबकि अन्य जिलों में इसी श्रेणी के कर्मचारियों को 12,125 रुपए प्रति माह दिया जा रहा है। जी, हम लोग दमोह जिले के सातों विकास खंड के अंशकालीन सफाई भ्रष्ट कर्मचारी हैं, जो कि हम लोग विगत जब हम लोग का साल विकास समिति से प्रबंधन हुआ था तो 500 रुपये प्रति वेतनमान से हम लोगों को रखा गया था। इस संबंध में हम लोग हर वर्ष अपने विकासखंड अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी को निरंतर ज्ञापन देते आ रहे हैं मानदेय वेतन बढ़ाने में। और चूँकि वर्तमान समय में अभी अंशकालीन सफाई कामगार भ्रष्ट कर्मचारियों का वेतन 12,125 रुपये है और हम लोग को वर्तमान में मात्र 3,000 रुपये ही मिलता है और दिन भर यानी 8-10 घंटे तक का कार्य किया जाता है। उस संबंध में आज हम लोगों ने जिला कलेक्टर महोदय जी को ज्ञापन सौंपा है एवं जनसुनवाई में भी अपनी समस्याओं का उनको बताया। अब सवाल यहाँ यह है कि जब सरकारें हर साल वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करती है तो इन जमीनी स्तर पर काम करने वाले कर्मचारियों को क्यों अनदेखा किया जा रहा है। ये वही लोग हैं जो महामारी के समय भी स्कूलों की सफाई में जुटे रहे, बच्चों की सुरक्षा के लिए दिन रात काम करते रहे और आज इनकी मेहनत का मूल्य रोज 100 रुपए से भी कम। क्या सफाई कर्मियों की मेहनत सिर्फ भाषणों तक सिमट कर रह गई है? क्या सरकार 12,000 से भी कम में गुजारा कर सकती है? अगर नहीं तो ये लोग कैसे करें? इनकी मांग है कि कम से कम 12,125 रुपए प्रति माह का वेतन मिले ताकि वे भी एक सम्मानजनक जीवन जी सके। सरकार को चाहिए कि जमीनी हकीकत को सुने और इन मेहनतकश कर्मचारियों को उनका हक दें। देखते रहिए ETN न्यूज, ये है जनता की आवाज। ये अकुशल अंशकालीन सफाई कामगार हैं जो हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल में स्वच्छता मित्र के रूप में कार्य कर रहे हैं। वहाँ उनको अकुशल अंशकालिक सफाई कामगार कहा गया है और इन्होंने कहना है कि हमको 12,125 रुपये अकुशल कर्मचारी के रूप में हमको मानदेय मिलना चाहिए, लेकिन उसकी तुलना में 3,000 रुपये हमारा मानदेय स्वीकृत होता है। तो इन्होंने अपनी मानदेय राशि बढ़ाने के लिए यहाँ ये हमको ज्ञापन दिया है। जनसुनवाई में भी आए थे, तो ये ज्ञापन जो है DO के माध्यम से शासन स्तर तक हम भेजते हैं। सर, इनकी तनख्वाह लगभग 11,000-10,000 रुपये है। 12,125 कहा गया है सर, लेकिन फिर भी इनके अनुसार इन्होंने जो ज्ञापन दिया उसमें सर फिर भी इनको 3,000 रुपये मिल रही है। अब इसकी जो है पता लगाया जाएगा। DO साहब से पूछेंगे कि शासन से जो आवंटन आ रहा होगा निश्चित रूप से वही मिल रहा होगा। सर, इनकी जो मांग है शासन स्तर पर ही इसका निराकरण होगा, तो इनका हम ज्ञापन शासन स्तर पर भेजेंगे। सर, इनका कहना है हमने DO साहब को भी आवेदन दिया है लेकिन उन्होंने किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की। नहीं, हम कलेक्टर महोदय के हस्ताक्षर के माध्यम से
इसको DO साहब की ओर भेजें।